हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हम लोग इसमें एसएससी सीएचएसएल 2023 के प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये आज हम लोग करने जा रहे हैं 10 अगस्त 2023 का शिफ्ट टू करने का मतलब आज हमारा सेट नंबर होगा 26। दैट मीन्स कि 25 सेट्स हम लोग ऑलरेडी लगा चुके हैं। अच्छा, ये 25 सेट्स केवल सीएचएसएल के ही नहीं, इसके पहले हम लोग 2022 के सीएचएसएल के सारे सेट लगा चुके हैं और केवल सीएचएसएल नहीं, सीजीएल 2022-23 पूरा हो चुका है, स्टेनो 2022-23 पूरा हो चुका है। इसके अलावा आईबी का और सीपीओ का ये सब पेपर भी लगा। एमटीएस भी हम लोगों ने प्रीवियस पेपर लगाया हुआ है। आप ये सारा का सारा प्लेलिस्ट में है, आप लोग प्लेलिस्ट देखिए और अपनी ज़रूरत के हिसाब से डिस्कशन करिए। अच्छा, मेरा तो ये मानना है कि आप किसी भी एग्ज़ाम को परसू करते हैं तो आप इस तरह से ना पढ़िए, आप सारे सेट लगाइए ना, कुछ किसी का भी मिल जाए वो सेट लगाइए। ठीक, एसएससी का कोई भी सेट, अगर आप एसएससी का कोई एग्ज़ाम देते हैं तो एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम का सेट ले लो, सबका सब लगा डालो। ऐसा नहीं कि सीजीएल करते हैं तो सीजीएल का ही सेट लगाएंगे। देखो, टीम वही होती है, रेंज वोकैब की रेंज वही है, ग्रामर की रेंज वही है। आप कोई भी एग्ज़ाम देख लिए, सब में रेंज वही होती है। ठीक है, 19-20 का फ़र्क हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो लगा डालो, सबके सब लगा डालो। दिस माई पर्सनल एडवाइस। ठीक है, तो पीडीएफ आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा। कहाँ मिलेगा पीडीएफ, मैं आपको कई बार बताया हूँ और वो लोग जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं बता दूँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है। आप पीडीएफ के जरिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए। ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल और डेली आपको दोपहर में आपका पीडीएफ मिल जाया करेगा। जो भी हम डिस्कशन कराएंगे दोपहर में उसका पीडीएफ मिल जाएगी। तो पीडीएफ सॉल्व कर लिए होंगे, नहीं कर लिए हैं तो कर लीजिए और पीडीएफ सॉल्व करने के बाद डिस्कशन देखिए, तब मज़ा आएगा असली वाला। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है। ये है खाली जगह भरना। अब देखो, खाली जगह भरने में, हाँ ठीक है, अप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक ही दिया हुआ है। लिखा है कि माई कजिन ओन्स अ शॉप ऑफ फूड। माई कजिन ओन्स अ शॉप ऑफ फूड। फूड के आगे खाली जगह छूटी हुई है। फूड में किस चीज़ की? फूड एडिटिव की या फूड एडिटिव? अच्छा, सारे के सारे एडिटिव ही दिए हुए हैं। तो मतलब ये खाली जगह भरने में हमें ज़्यादा ग्रामर और वोकैब की मशक्क़त नहीं करनी है। मशक्क़त किसकी करनी है? स्पेलिंग की। ठीक है, सारे के सारे एडिटिव ही हैं। तो एडिटिव पहली मीनिंग जानो, एडिटिव क्या होता है? तो जैसे जो मसाले वसाले होते हैं, वो जो जैसे खाने वाली चीज़ों, खाने पीने वाली चीज़ों में हींग और नमक, मसाला, मिर्चा, ये सब जो पड़ता है उसको एडिटिव कहा जाता है। अब सही स्पेलिंग एडिटिव की कौन सी होनी चाहिए? पहले आप समझिए ऐड, इसमें ऐड लगाना पड़ेगा, जो मिलाने वाला, ADD हो गया, जो मैथमेटिक्स में ऐड करते हैं आप। उसके बाद आई होगा, फिर TIVE होगा, एडिटिव होता है। ठीक है, ये भी होगा एडिटिव। तो स्पेलिंग कौन सी बनी? ये पहली वाली बनी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आई एक गड़बड़ हो गया और एडिटिव्स में VIS नहीं होता, यहाँ पे DD होना चाहिए था, यहाँ पे D के बाद I होना चाहिए था। केवल एक ऑप्शन है जो पूरी तरह से सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है वन वर्ड सब, ये अंडरलाइन किया हुआ है और कह रहे हैं दैट कैन सब्स्टिट्यूट। अच्छा, चलिए यहाँ पे ग्रामर की मिस्टेक होगी। देखो, पढ़ के देखो, द न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ ना, स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। इसके बगल में लगा क्या है? हैज़ लगा है। एक गलती तो हमको मिल गई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब हम नहीं लगा सकते हैं। आगे देखते हैं, हैज़ बीन गिवन अ पेयर ऑफ यूनिफॉर्म्स। ठीक है, बाय द मैनेजमेंट। और कुछ गलती नहीं है, बस हैज़ और हैव की ही गलती है और सब ठीक है। तो अब आप ये बताइए कि यहाँ पे होना क्या चाहिए था? द न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर हैव लगना चाहिए था। हैव बीन गिवन, ये सही है। तो आर बीन नहीं होगा, आर के साथ बीन नहीं हो सकता। बीइंग होता तो कोई बात भी थी। हैज, फिर वही गलती हो जाएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब वाली। अब यहाँ देखो, हैव बीन गिवन है, यहाँ हैव बीइंग गिवन, तो हैव के बाद बीइंग वर्ब की ING फॉर्म नहीं आती है। अब एक ऑप्शन आपके पास बच रहा है, थर्ड वाला। ठीक है ना, चलिए आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या करना है? फिर वही दैट कैन सब्स्टिट्यूट, और इतना अंडरलाइन किया हुआ है। अंडरलाइन करने का मतलब हुआ नो सब्स्टिट्यूशन कहीं है नहीं। दैट मीन्स यू विल हैव टू सर्च एन इम्प्रूव्ड पार्ट, मतलब इसमें से एक इम्प्रूव्ड पार्ट ढूंढने की आपको सख्त ज़रूरत है। नो इम्प्रूवमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है।
चलिए, आर यू श्योर, ठीक है, आर यू श्योर, ये बात तो यहाँ तक हो गई। आर यू श्योर यू हैव गो टू ड्रॉप हर एट एयरपोर्ट। अच्छा, कहना ये चाह रहे हैं कि आर यू श्योर, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम गए हो। अरे यार, अगर गए हैं तो यकीन करने की क्या ज़रूरत है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम उसको ड्रॉप करने एयरपोर्ट तुम जाओगे। हाँ, ये बात हो सकती है। तो ये फ्यूचर होगा, दैट यू गो, यू या ये लगा लो कि यू विल गो, आप उसको एयरपोर्ट ड्रॉप करने तुम जाओगे, यू विल गो, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो यू विल गो टू ड्रॉप हर एट द एयरपोर्ट, ये होगा। यू शुड हैव गो, देखो यू शुड हैव टू लगता नहीं है, हैड टू गो टू। अब आर यू श्योर, अब यहाँ पे हैड टू, क्या आपको श्योर है कि आपको जाना पड़ा था। क्यों भाई, प्रेजेंट में पास्ट में जाना पड़ा था, इसलिए अगर गए थे तो श्योर होने की क्या ज़रूरत है, ठीक है ना। माइट गो टू ये सब नहीं लगेगा, एक ही ऑप्शन बच रहा है पहला वाला। आर यू श्योर यू विल गो टू ड्रॉप हर एट द एयरपोर्ट, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम जाओगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, साइनोनिम बताना है। किसका साइनोनिम बताना है, सर्वे का। अच्छा, सर्वे क्या होता है। सर्वे होता है जब किसी चीज़ के बारे में कोई डेटा वगैरह इकट्ठा करना होता है, कुछ आंकड़े वगैरह इकट्ठा करने होते हैं, तो हम लोग सर्वे करते हैं किसी चीज़ का। सर्वे करने का मतलब क्या होता है, बहुत ही माइन्यूटली किसी चीज़ की जांच करते हैं, ठीक है। क्या सर्वे का मतलब क्या होता है, एक तरह से हम लोग किसी चीज़ को पता लगाते हैं या इन्वेस्टिगेट करते हैं किसी चीज़ को, बहुत ही माइन्यूटली करते हैं, बहुत बारीकी से करते हैं। डिसरिगार्ड का मतलब क्या होता है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, या किसी को रिस्पेक्ट कम देना, किसी को ऑनर कम देना, तो ये इसका कोई मतलब नहीं है। स्लॉथफुल का मतलब क्या होता है, लेजी, बहुत ही आलसी होता है, ठीक है ना, काहिल टाइप का, ये भी नहीं लगेगा, यहाँ कोई मतलब नहीं है। स्क्रूटिनाइज का मतलब होता है बहुत ही माइन्यूटली, बहुत ही बारीकी से किसी चीज़ की जांच करना, बहुत केयरफुली, तो ये हमारे सर्वे का साइनोनिम हो सकता है। अपैथी का मतलब क्या होता है, अरुचि। अरुचि क्या होती है, तुम्हारा मतलब बताओ। अरुचि होती है जब हमारा किसी काम में मन नहीं लगता, या उस काम को करने का हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारे अंदर, तो अरुचि होती है, अपैथी इसको कहते हैं। डिसलाइकिंग आप कह सकते हो इसको, डिसलाइकिंग, ठीक है। चलिए, आंसर हमारा फिलहाल ये नहीं है, आपका आंसर कौन सा हुआ, थर्ड वाला। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन मिलता है हमको, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है आपको, इडियम बताना है। इडियम क्या है, अनवाइज हिज टीचर, इसके लिए आप सुटेबल ढूंढिए। रोहित इज वेरी मिस्चीवस, जब यहाँ लिख दिया कि रोहित बहुत मिस्चीवस है, तो टीचर को तो अन्वय करेगा ही, मतलब टीचर को नाराज करेगा, गुस्सा दिलाएगा टीचर को अपनी किसे, शैतानियों से। इसके लिए आप सुटेबल इडियम लगाओ। गेट इन टीचर्स हेयर, हाँ यही होगा, गेट इन हिज टीचर्स हेयर, ये ठीक है। आगे लिखा है पुट हिज शोल्डर टू द व्हील। देखो, पुट हिज शोल्डर टू द व्हील बहुत पॉजिटिव चीज़ है। इसका मतलब हुआ, व्हील का मतलब हुआ पहिया। अब पहिए के बगल में अगर आप अपना कंधा लगा देते हो, इसका मतलब यू आर रेडी टू वर्क वाइगोरसली, यही है ना, यू आर रेडी टू वर्क वाइगोरसली, बड़ी मेहनत के साथ, बहुत मतलब एकदम जूझ के काम करने के लिए आप तैयार हो, वाइगोरसली हो जाएगा, ठीक है। बहुत किसी काम में जूझने के लिए तैयार है, पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, पसीना बहाएंगे उस काम में, वो होता है पुट वंस शोल्डर टू द व्हील्स। अस्टारमेंट टी कप, अस्टारमेंट टी कप मतलब चाय के कप में तूफान उठना। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होता है कि बात का पतंगड़ बनाना, तिल का ताड़ बनाना। मेक अ माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल, जरा सी बात है उस बात पे बहुत बड़ा इशू बना देना, उसको कहते हैं स्टार्मर इन अ टी कप। और लीड्स अप टू गार्डन पाथ, कोई चीज़ अगर आपको गार्डन पाथ की ओर ले जा रही है, अंग्रेजी में अगर इस तरह का कोई इडियम लिखा हुआ तो इसका मतलब हुआ कि आप धोखा खाने वाले हैं। इसका मतलब क्या होता है, टू डिसीव समवन, किसी को धोखा देना, ये होता है, ठीक है, समझ गए ना। आप बताओ आंसर कौन सा हुआ, टू गेट, ये होता है ना, गेट इन हिज टीचर्स हेयर, तो किसी के हेयर में पहुंचने का मतलब हुआ आप उसको खिंचा रहे हैं, आप उसको परेशान कर रहे हैं, आप उसको इरिटेट कर रहे हैं, ठीक। चलिए, पहला वाला आंसर हो गया। बाकी जो इडियम्स थे उसको भी हम लोगों ने समझ लिया, हो सकता है कल को वो क्वेश्चन में पूछ लिया जाए या कल को वही राइट आंसर हो तो। चलो अगला है, फिर वही दैट कैन सब्सटीट्यूट, और ये अंडरलाइन किया हुआ है। बिल्डिंग ऑफ इनसाइड हर है,
कुछ समझ में नहीं आया है तो चलो अच्छा आगे पढ़ते हैं। पूजा कुड फील द एंगर, ओहो, पूजा को अपने अंदर गुस्सा महसूस हो रहा था। कैसा गुस्सा? बिल्डिंग ऑफ इनसाइड हर, उसके अंदर गुस्सा जो है वो बिल्ड हो रहा था, मतलब गुस्सा उसके अंदर बन रहा था, तैयार हो रहा था। कुल मिला के मतलब ये था गुस्सा, अब गुस्सा लगने वाला था। तो कोई चीज़ जब हमारे अंदर हो चाहे बाहर हो, कोई चीज़ बनती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बिल्डअप। क्या होगा? ये बिल्डअप हो रहा था उनके शरीर में, पूजा के शरीर में गुस्सा बिल्डअप हो रहा था। तो बिल्डिंग ऑफ नहीं होगा, बिल्डिंग अप होगा। तो ये दिया है ना, बिल्डिंग अप इनसाइड हर, ये चौथा वाला लगेगा ना बच्चा? क्लियर है? कोई डाउट वाउट हो तो बताओ, नहीं ना? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है? ये देखो एरर है, और ये स्लैश तो अपनी कहानी कह ही रहे हैं। देखते हैं इसमें कहाँ कुछ गड़बड़ है। लिखा कि कैन यू प्लीज पास मी अ स्वेटर, क्या मुझे एक स्वेटर देने का कष्ट करेंगे? ठीक है, यहाँ तो कोई गलती नहीं नजर आ रही। कैन यू प्लीज, हाँ प्लीज लगा दिया तो रिक्वेस्ट हो गई। कैन के साथ वर्ग की फर्स्ट वन पास है, मी है, स्वेटर, ये सही है। क्योंकि इट्स गोइंग टू बी द कोल्ड डे टुडे, अच्छा आज दिन जो है वो ठंडा होने वाला है, मतलब आज के दिन ठंड होगी। तो द क्यों लगा रहे हो? इट इज गोइंग टू बी कोल्ड डे टुडे, द लगाने का मतलब द कोल्ड डे टुडे मतलब एक खास दिन की बात हो जाएगी, और उस डे के बाद उसके बारे में कुछ स्पेसिफाइंग क्लॉज लगाना पड़ेगा। वो दिन जो, जैसे कहें कि मतलब द कोल्ड डे, वो कोल्ड दिन जब वी हैड टेकन मेनी कप्स ऑफ टी, ऐसे जैसे हम लोगों ने कई बार चाय पी थी, ऐसे। तो अब ये डिफाइन नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ क्या लगेगा? अ लगेगा। आर्टिकल का यूज है। अब यहाँ कोल्ड डे, देखो डे लिखा हुआ है ना, तो डे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और आर्टिकल में आप लोगों ने पढ़ा होगा जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है तो खाली नहीं आता, कोई ना कोई आर्टिकल या डिटर्मिनर जरूर होगा। तो यहाँ पे आ लगा देंगे। जनरल सेंस में हम लोग आ लगा देते हैं। अगर स्पेसिफिक सेंस होता, जब हम उस दिन को और स्पेसिफाई करते, उस दिन के बारे में कुछ और बताते, तब ये स्पेसिफिक डे हो जाता, तब द लग जाता। जैसे वो दिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तब लग जाता। द डे व्हेन आई सॉ यू द फर्स्ट, ये होता, तब लगता। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे जहाँ दा लगा है वहाँ पर आ होना चाहिए। उम्मीद है अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए, तो यहाँ दा की जगह आ होगा, तो आंसर कौन सा हुआ? सेकेंड वाला हुआ। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है? वही कैन सब्स्टिट्यूट। अंडरलाइन क्या है? एज दोज मूवमेंट देखो, मूवमेंट देखो ये सिंगुलर लिखा है और ये दोज प्लूरल लिखा है। इनमें से कोई ना कोई तो गलत है। आगे पढ़ के देखते हैं। द हेल्थ केयर सिस्टम इज इन ट्रांजिशन। जो हेल्थ केयर सिस्टम है, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वो कौन से दौर में है? ट्रांजिशन मतलब बड़े परिवर्तन के दौर से चल रही हैं। अच्छा, ये इज लिखा हुआ है तो एट दोज नहीं होगा, तो क्या होगा? एट दिस मोमेंट या एट द मोमेंट। मोमेंट का मतलब इस समय, तो एट द मोमेंट या एट दिस मोमेंट, ये हो सकता है दोनों में। दोज और दैट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? पास्ट चला जाएगा, जबकि ये समय कहाँ है? इज में है। क्लियर? तो एट दैट में नहीं कहा तो दैट दोज नहीं लगेगा। एट द मोमेंट लग सकता है। एट आ, देखो यहाँ पे आ लगा दिए, यहाँ मोमेंट्स लगा दिए, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ एट दीज मोमेंट, जब यहाँ दीज लगाओगे तो ये मोमेंट में एस लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, एक ही ऑप्शन बचा एट द मोमेंट। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा कौन सा? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है? जम्बल्ड। देखो ये ABCDE दिया है, पढ़ के देखते हैं हम लोग। ग्रुप्स सच एज माइग्रेंट्स एंड लगा हुआ है, तो ए तो एंड में नहीं आएगा, किसी के है भी नहीं। ग्रुप्स सच एज माइग्रेंट्स, अब यहाँ सच एज दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी चीज़ का एग्जाम्पल है। किस टाइप के ग्रुप होंगे ये जो ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, किस तरह के ग्रुप्स की बात हो रही है? तो पॉपुलेशन ग्रुप हो सकता है, क्रूशियल ग्रुप हो सकता है, बिहाइंड ग्रुप तो होगा नहीं, लेफ्ट बिहाइंड ग्रुप्स। अच्छा, अभी जल्दबाजी हो जाएगी, और पढ़ो।
कलेक्टिंग डेटा ऑन वल्नरेबल पॉपुलेशन। आगे लिखा है कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इज क्रूशियल। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज मतलब ऐसे लोग जिनके अंदर कुछ डिसेबिलिटी होती है, पैर खराब होते हैं, हाथ खराब होता है, या आँख खराब होती है, या कान खराब होते, कुछ न कुछ ऐसी डिसेबिलिटी होती। अंडरस्टैंडिंग हु आर बीइंग लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है, कौन लोग पीछे छूट रहे हैं। इन आइडेंटिफाइंग द चैलेंजेस दे फेस, मतलब पता करने में, उन चैलेंजेस को, उन चुनौतियों का पता लगाने में जिसको वो फेस करते हैं। फिर लगा एंड अब इस एंड के बाद हमें कुछ कनेक्ट करना पड़ेगा, तो ये देखना होगा कि ABCD में से क्या उसके साथ कनेक्ट होगा। तो चलिए लगाते हैं किसके बाद कौन लगेगा। एक बार इसको क्लियर कर दो ना, जो थोड़ी गोदागादी हो गई है। हाँ ठीक है, क्लियर हो गया। अब आ जाओ, अब देखो मैच करो। यहाँ लिखा है ग्रुप्स सच एज माइग्रेंट्स। ग्रुप किसका ग्रुप हो सकता है? पॉपुलेशन ग्रुप हो सकता है, क्योंकि आगे जब माइग्रेंट की बात करेंगे तो ये पॉपुलेशन ग्रुप हो सकता है। अच्छा, कलेक्टिंग डेटा कलेक्ट करना, वल्नरेबल पॉपुलेशन ग्रुप। वल्नरेबल पॉपुलेशन ग्रुप जिसमें आपको आता है माइग्रेंट, मतलब बी के बाद क्या लगा लो, ए लगा दो, एंड। अच्छा, अगर एंड के पहले क्या है, माइग्रेंट है, पॉपुलेशन ग्रुप है, तो एंड के बाद भी क्या होने चाहिए, पर्सन्स होने चाहिए, है कि नहीं। तो बी ए के बाद हमने सी लगा दिया। अगर पहले मर्चेंट है, एंड के पहले देखो, एंड के पहले मर्चेंट है तो एंड के बाद क्या हो जाएंगे, पर्सन्स हो जाएंगे, क्योंकि अब तो अंडरस्टैंडिंग आएगी नहीं। चलिए, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इज क्रूशियल। क्रूशियल क्या करने में क्रूशियल, तो क्रूशियल के बाद क्या आएगा, क्रूशियल के बाद, अब क्रूशियल के बाद ग्रुप्स तो लगाना, पॉपुलेशन ग्रुप लगा चुके हैं, क्रूशियल के बाद अंडरस्टैंडिंग तो होगा नहीं, क्रूशियल इन आइडेंटिफाइंग होगा, ठीक है। तो क्रूशियल के बाद हमें इन लगाना पड़ता, क्रूशियल इन हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि सी के बाद क्या लगा, ई लगा। अब सी के बाद जो ई लगा, इस ई में लास्ट में दिया है एंड। इन आइडेंटिफाइंग द चैलेंजेज दे फेस एंड। अब अगर एंड के पहले आइडेंटिफाइंग द चैलेंजेज है तो एंड के बाद अंडरस्टैंडिंग भी आ जाएगा, ठीक है ना। एंड अंडरस्टैंडिंग हु आर बीइंग लेफ्ट बिहाइंड, और ये पता लगाना कि कौन पिछड़ रहा है, ठीक है। तो हमारा ये कनेक्शन बैठ गया। अब इसके बाद फाइनली हम लोग क्या लगा देंगे, डी लगा देंगे, तो BACED, ठीक है, क्लियर हुआ, BACED हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें खाली जगह भरनी है, लेकिन जो खाली जगह भरनी है उसमें लगाना क्या है, होमोनीम लगाना है। होमोनीम किसका लगाना है, स्टॉक का। इस स्टॉक का क्या क्या मतलब होता है, यहाँ नीचे 4 मतलब दिया है इन्होंने। एक स्टॉक होता है दबे पाँव किसी का पीछा करना, वो जान ना पाए, चुपके चुपके उसका पीछा करना, ये सब होता है ना। और जो प्लांट वगैरह होते हैं उसमें जो मेन एक्सेस होती है तना, उसको भी स्टॉक कहते हैं, ठीक है। तो और एक स्टॉक होता है बड़ी तेज़ी के साथ चलना। तो देखते हैं इसमें ऊपर की सिचुएशन में कौन सा स्टॉक फिट हो रहा है। लिखा है कि दे डो नॉट से एनीथिंग, उन्होंने कहा कुछ नहीं, बट स्टॉक फ्यूरियसली आउट ऑफ द रूम। अच्छा, कुछ बोले नहीं लेकिन गुस्से में वो कमरे से बाहर निकल गए, तो यही होगा, तेजी से बहुत गुस्से में मतलब चले गए, ठीक है। तो यहाँ स्टॉक का मतलब क्या होगा, स्टेम या मेन एक्सिस ऑफ प्लांट, नहीं ये प्लांट का नहीं है। टू वॉक इन एंग्री एंड प्राउड वे, हाँ गुस्से में और प्राउड वे में निकल जाना, चले जाना। आगे लिखा एक और है, टू गो थ्रू एन एरिया इन सर्च ऑफ प्रे, तो ये होता है ना किसी शिकार के पीछे पीछे दबे पाँव उसका पीछा करते हुए चलना, ये भी नहीं होगा। और रिकर कंस्टेंटली एंड स्पॉन्टेनियसली, जो निरंतर मतलब एक निश्चित समय के बाद घटित होता रहता है, तो ये भी नहीं होगा। वो गुस्से में कमरे से निकल गए थे, तो ये दूसरा वाला होगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 में क्या करना है, एंटोनिम बताना है आपका, किसका, जो अंडरलाइन किया हो गया। तो ये डिमॉन्स्ट्रेट करना है, जानते हो एक वर्ड दूर सुना होगा, डेमो करना। डेमो करना का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को शो करना, दिखाना। कहते नहीं कि जरा डेमो दिखाइए, तो डेमो दिखाइए का मतलब क्या हुआ, उसको आप शो करिए, डेमोन्स्ट्रेट करिए। चलिए देखते हैं। या अच्छा, एंटोनिम बताना है ना, तो ये छुपाने के सेंस में लगेगा, और तो कुछ आ नहीं सकता। पढ़ के देख लेते हैं, जो हमने सेंस बताया है डेमोन्स्ट्रेटिंग का, वही वाला लग रहा है या कुछ और लग रहा है। द टोक्यो गेम्स एक्सेलरेटेड एनर्जी पॉलिसीज इन जापान, तो जो टोक्यो गेम्स हैं उन्होंने जापान में एनर्जी पॉलिसी को एक्सेलरेट कर दिया।
डेमोन्स्ट्रेटिंग ये दिखाते हुए कि हाउ दे कुड मेक स्टेप्स टूवर्ड्स अ लो कार्बन इकोनॉमी बाय पावरिंग द एथलीट्स विलेज विद हाइड्रोजन फ्रॉम क्लीन ग्रीन सोर्सेस। इन्होंने कहा जब वहाँ पे हो रहा था जो ओलंपिक हो रहा था, उसी में इन लोगों ने जो लाइट सप्लाई की थी वो क्या थी, हाइड्रोजन थी। और ये जो हाइड्रोजन लाइट है ये क्या होती है, क्लीन ग्रीन होती है, मतलब ये प्रदूषण वगैरह नहीं फैलाती। तो जापान यही शो कर रहा था, दिखा रहा था। तो यहाँ डिमॉन्स्ट्रेट करने का मतलब शो करना हो गया। तो अपोजिट क्या होगा इसका, छुपाने के लिए लगेगा। इंस्पायर करना नहीं होगा यहाँ पर, एक्सप्लोर करना भी नहीं होगा यहाँ पर। दोनों का मतलब आप जानते हो, कोलेट करना मतलब सहयोग करना, ये भी नहीं होगा। फिर क्या लगेगा, हाइड होना, छुपाना, यही वाला लग पाएगा, चौथा वाला। ठीक है ना। चलिए आगे अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमें गिवन सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में करना है। तो सेंटेंस देखो क्या, द गिल्टी आर पनिश्ड बाय द जज। तो यहाँ आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। तो मैंने क्या बोला था कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा रहता है, या जब केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो उसको हम लोग क्या बनाते हैं, इज एम आर, और इसके साथ क्या बनाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ आर के साथ थर्ड फॉर्म पहले से लगी हुई है। तो एक्टिव वॉइस में क्या होगा, वर्ब में एस या एस लगेगा, या वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अच्छा, बाय द जज। अच्छा, जज चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट होने का मतलब इसमें क्या होगा, वर्ब में एस लगेगा। तो जो पनिश है उस पनिश में एस लगा दोगे तो क्या हो गया, पनिशेज। तो इज पनिशिंग तो होगा नहीं, यही दिया हुआ है एक पनिशेज। यहाँ हैज बीन पनिशिंग होगा और यहाँ हैज पनिश्ड है। तो पनिशेज वर्ब में एस वाला एक ही फॉर्म है, केवल सेकेंड वाला, और कोई नहीं है इस तरह का। ठीक है। तो आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 में। क्या करना है, एरर बतानी है। देखो ये 4 स्लैश लगे हुए हैं। लिखा कैन यू प्लीज ओपन अ डोर। अच्छा, जब आप किसी से कहते हैं कि क्या आप दरवाज़ा खोल देंगे, तो कोई दरवाजे की बात करते हैं क्या। जब आप किसी से कहेंगे कि जरा पंखा ऑन कर दीजिए, तो ये तो नहीं होता ना कि कोई भी पंखा ऑन कर दीजिए। जब आप किसी से कहेंगे कि जरा पंखा ऑन कर दिए, तो उस आदमी को पता है कि कौन सा पंखा ऑन करना है और आप किस पंखे की बात कर रहे हैं। तो जब वो पंखा उस पर्सन के लिए डेफिनिट होगा, वो पहले से जानता है कि कौन सा पंखा। ऐसे ही जब आप किसी से कहते हैं कि दरवाज़ा बंद कर दीजिए या दरवाज़ा खोल दीजिए, तो दरवाज़ा तो एक ही होता है कि दरवाज़ा कौन सा खोलना है कौन सा बंद करना है। सुनने वाले को तो पता ही कौन सा दरवाज़ा बंद करना है। बात वही है ना, जो दरवाज़ा बंद है उसी वाले खोलना है। तो इसका मतलब डोर क्या है, डोर जो है वो डिफाइंड है, मतलब पहले से ही हम लोग जानते हैं कि ये एक डेफिनिट डोर है। जब डेफिनिट होता है डोर, जब उसके बारे में कोई कौन सा वाला नहीं कर सकते हो, पता ही है कि कौन वाला है, तो उसके पहले द लगना चाहिए। ठीक है। वैसे भी इमूवेबल फिक्स्ड ऑब्जेक्ट्स के पहले हम लोग द लगाते हैं, अ नहीं लगाएंगे। ठीक, चलिए आगे। अब आगे कहानी ही छोड़ दो, इसमें डोर के पहले आ लगना, आ नहीं द लगना चाहिए था। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। खाली जगह भरना है। तो देखो सब में टर्बुलेंस दिया हुआ है। ठीक है, पहले ऑप्शन देख लो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी है। ऑप्शन देख लो, चारों आप वर्ड एक ही हैं, बस सबकी स्पेलिंग गड़बड़ हो गई है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के टर्बुलेंस की स्पेलिंग पूछना चाह रहे हैं बस, और क्या। सी सफर्ड, लाइन भी कहाँ चल जाती। सी सफर्ड एंड इमोशनल टर्बुलेंस आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। ठीक, जाहिर सी बात है, रोड एक्सीडेंट में हस्बैंड की डेथ होगी तो आदमी बहुत ज़्यादा परेशानी में होगा ना। टर्बुलेंस, इमोशनल टर्बुलेंस। अब इस टर्बुलेंस की स्पेलिंग क्या होगी बताओ। तो पहले लिखो टर्ब, TURB, ये हो गया टर्ब। उसके बाद लगाओगे ULENCE, टर्बुलेंस। तो ये चौथा वाला हुआ। ठीक है ना। चले आगे, नेक्स्ट कर लो क्वेश्चन नंबर 15। 15 में देखो ये क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। ठीक, इसमें पढ़ो फिर। लिखा है कि ऑल्दो मेनी स्कॉलर्स बिलीव दैट, हालांकि बहुत से स्कॉलर्स का ये मानना है। तो स्टार्टिंग नहीं हो सकती और दैट से, दैट में कुछ कनेक्ट करोगे। अच्छा, दैट में जो कनेक्ट करोगे वो एंड नहीं होगा, ये भी बात है। ठीक है ना। हाँ, तो दैट के बाद मतलब ए के बाद कनेक्ट हो सकता है दैट नो रिगार्ड्स ऑफ सच अ कमीशन। अब सच अ कमीशन, यहाँ अब कि एक कमीशन भी ढूंढो, कहाँ पे कोई कमीशन वमीशन का जिक्र हुआ है। ठीक है। और एक ये जुड़ सकता है यहाँ पे दैट द पेंटिंग डिपिक्ट्स लीजा गेराल्डिनी। ठीक,
तो ए में कनेक्ट कौन कर दें, दैट नो रिगार्ड्स ऑफ सच आ लगा दिया तो अभी इसकी बात ही नहीं हुई है किसकी, तो ये पहले लगेगा नहीं। तो इसका मतलब ए के बाद क्या लगा सकते हैं हम, सी लगा सकते हैं। अब देखते हैं कि सी के बाद क्या लगेगा। पहले सी को पढ़ के देखो कि आल्दो मेनी स्कॉलर्स बिलीव दैट। अब आल्दो भी किसी के पीछे लगेगा, शुरू में तो नहीं लग सकता। किस आल्दो लग सकता है शुरू में, हम स्टार्ट तो कर सकते हैं कि आल्दो के बाद कोई बात बोले और उसके बाद कामा लगा के दूसरी उसकी कंट्रास्ट बात बोले, हाँ लग सकता है, आल्दो से शुरू हो सकता है। तो हम ये मान के सकते हैं ए शुरू भी कर सकता है, डी शुरू नहीं कर पाएगा किसी कीमत पर, तो ये पहला वाला तो किसी कीमत पर नहीं होगा। ये स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। चलो, तो आल्दो मेनी स्कॉलर्स बिलीव दैट, उसके बाद क्या लगाओगे, उसके बाद आप लगाओगे, बी लग नहीं रहा है, पहले सी लगा के देखते हैं। द पेंटिंग डिपिक्ट्स, क्योंकि यहाँ पे सच अ कमीशन लिखा हुआ है, बिना कमीशन का जिक्र है तो वो नहीं लगा पाओगे। द पेंटिंग डिपिक्ट्स लीजा गेराल्डिनी, इनकी वाइफ, किसकी वाइफ थी, वो वाइफ ऑफ द फ्लोरेंटाइन मर्चेंट। ये एक फ्लोरिडा के एक मर्चेंट थे, उनका नाम था फ्रांसिस्को डी जियोकोंडो। अच्छा, इसके बाद सी के बाद क्या लगा देंगे, ये जियोकोंडो के बाद कामा लगा दिया। पेंटिंग डिपिक्ट्स लीसा गेराल्डिनी, ये हो गया। अब ये इनका परिचय हो गया लीसा गेराल्डिनी का, यहाँ पे इसको ब्रैकेट मार सकते हो आप, ये कुछ हुआ नहीं। ये जो लीसा गेराल्डिनी है इन्हीं के बारे में दिया हुआ, वो कौन थी। अब जो हमारा कनेक्शन बन रहा है, द पेंटिंग डिपिक्ट्स लीजा गेराल्डिनी, इसके आगे हमको क्या लगाना है, देखते हैं कि नो रिकॉर्ड्स ऑफ सच अ कमीशन फ्रॉम, ये एग्जिस्ट आया लिखा, एंड द सिटर हैज नेवर बीन कंक्लूसिवली आइडेंटिफाइड, डी लास्ट में कर दें, क्योंकि इसके अलावा किसी से ख़त्म नहीं हो पा रहा है। तो ए के बाद सी लगाना पड़ेगा, सी के बाद बी, बी के बाद क्या लगा पा रहे हैं, फ्रांसिस्को एग्जिस्ट, और उसके बाद एंड द सिटर हैज़ नेवर सीन कंक्लूसिवली आइडेंटिफाइड। हाँ ठीक है, कुछ गड़बड़ तो लग रहा है इसमें, लेकिन और किसी से ये बन भी नहीं रहा है। बी से स्टार्ट हो नहीं सकता, अगर नो रिकॉर्ड्स ऑफ सच आ कमीशन, जब तक सच आ नहीं आएगा तब तक, तो जब तक वो कमीशन नहीं आएगा तब तक हम लगा नहीं सकते। अब बचा हमारे पास सी ए, द पेंटिंग डिपिक्ट्स, द लगा पेंटिंग के पहले, तो हम ये भी पहले से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, समस्या इसकी भी है। CAACBD, बस दो में कन्फ्यूजन चल रहा। इस वाले में 1 मिनट और रुक जाओ आप लोग। अगर हम सी के बाद ई लगाएं, सी लिखा है कि द पेंटिंग डिपिक्ट्स लीजा गेराल्डिनी वाइफ ऑफ इनकी, आगे लिखा है कि आल्दो मेनी, तो विरोध में किसी के आ नहीं रहा है, सी ए हो नहीं सकता, ए के बाद ही लगाना पड़ेगा। तो अब बस डी से स्टार्ट नहीं होगा, बी से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, और सी के बाद ए लग नहीं पा रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ए के बाद ही सी लगाना पड़ेगा। हालांकि थोड़ा सा ये भी कुछ कम हजम हो रहा है, लेकिन मजबूरी ये है कि इन तीनों में से कोई हो ही नहीं सकता है, तो फिर आपको यही लेना पड़ेगा। कभी कभी आ जाते हैं इस तरह के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक, 16 में क्या करना है, देखो एंटोनिम बनाना है। किसका एंटोनिम बताना है आपको, हिस्टेरिकल का। देखो हिस्टेरिकल का मतलब क्या होता है ना, जो बहुत ही प्रोन होता है, जो बहुत सेंसिटिव होता है कि नहीं। जैसे हिस्टेरिकल का मतलब एक तरह से न्यूरोलॉजिकल कमजोरी होती है, न्यूरोलॉजिकली आप स्ट्रांग नहीं, दौरे पड़ते हैं, जैसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, इस तरह के एपिलेप्सी वगैरह। तो इसका आपको एंटोनिम बताना है, मतलब एकदम से हेल्दी और मजबूत टाइप का आदमी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक वर्ड दिया है कंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड का मतलब एकदम फिजिकली बैलेंस्ड व्यक्ति होता है, अपने इमोशंस पर काबू रखता है वो, ठीक है। रिजोल्यूट का मतलब क्या होता है, अपने इरादे, अपने इंटेंशन के लिए एकदम फर्म है, दृढ़ इरादा है, जो ठान लिया तो ठान लिया,
ठीक, ये हिस्टेरिकल का अपोजिट तो नहीं होगा। हिस्टेरिकल फिजिकल है, बस ये समझ लीजिएगा, फिजिकल वीकनेस या फिर एटीट्यूड से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे भावनाएं हैं, इमोशन है, बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है तो हिस्टेरिकल हैं, बड़ी जल्दी रोने लगते हैं हिस्टेरिकल हैं, तो ये इस तरह के होते हैं, बहुत जल्दी कोई चीज़ हो जाती है, ये फिजिकल हो गया या इमोशनल हो सकते हैं। तो कंट्रोल जो होता है तो इमोशनली बहुत स्ट्रांग आदमी होता है, वो कंट्रोल होता है, तो ये एंटोनिम हो रहा है उसका। वैसे रिजोल्यूट जो होता है इरादे के लिए यूज किया जाता है, मैनफुल ताकत के लिए यूज किया जाता है, साई शर्मिला होता है, तो पर इन सब में कंट्रोल इज द बेस्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 का। 17 में क्या करना है आपको, एक इडियम दिया हुआ है, इसकी आपको क्या बतानी है, अप्रोप्रिएट इडियम बताना। सॉरी, जो ये दिया है अंडरलाइन किया हुआ इडियम नहीं है, इसके लिए आपको इडियम बताना है। तो द चाइल्ड प्लेड द वीडियो गेम एज मच एज ही वांटेड टू, जितना मन करे उतना वीडियो गेम खेलता था। तो टू हिज हार्ट्स कंटेंट, बिल्कुल जी भर के, टू वंस हार्ट कंटेंट मतलब जी भर के, ये हो गया। अच्छा, गिल्ड द पिल, पिल का मतलब समझ रहे हो, जैसे कोई दवा होती है, एक बार और आ चुका है, मैंने आपको यही एग्जांपल दिया था, जैसे कोई दवा होती है जो बहुत कड़वी होती है, तो उस चूंकि दवा का टेस्ट बहुत कड़वा है तो इसलिए उसके ऊपर शुगर कोटिंग कर देते हैं, तो वही होता है गिल्ड द पिल। मतलब क्या हुआ, कोई खराब बात आप थोड़े मीठे अंदाज में कह देते हैं, वो होता है। ठीक, इसीलिए कहते हैं ना रिपीट करता है, एक दिन मैंने बताया था आपको, तो ये नहीं होगा। किक द बकेट का मतलब क्या हुआ, टू डाई, मतलब किक द बकेट का मतलब क्या हुआ, गुजर गए, ईश्वर को प्यारे हो गए। एज्यूम एयर्स का मतलब होता है प्राउड, और थोड़ा सा अपने आप को सबसे सुपीरियर फील करना, जहाँ पर वहाँ पे जितने भी लोग हैं वहाँ पे ये लगना कि मतलब मैं सबसे सीनियर, मैं सबसे सुपीरियर हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, तो ये होता है क्या, टू अज्यूम एयर्स। फिलहाल आंसर ये भी नहीं है, आंसर यही होगा टू वंस हार्ट कंटेक्ट, मतलब क्या हुआ, जी भर के खाया, जी भर के खेला। ठीक, अब ये सेंटेंस आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। यहाँ लिखा है कि वी होप दैट वी शैल विन द मैच। अच्छा, तो दो हैं इसमें, एक तो है वी शैल विन, ये वी लगा, शैल लगा और विन लगा, तो द मैच लगा, मैच कहाँ चला जाएगा, पहले चला जाएगा, और ये जो शैल विन लिखा हुआ था वो इधर हो जाएगा, और बाई अस कहाँ हो जाएगा, इधर हो जाएगा। अच्छा, जब सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो आपको क्या लगाना होगा, वो पैसिव वॉइस में बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वही विल सेल के बाद बी लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और मैच पहले हो जाएगा, बाई एस बाद में हो जाएगा। अच्छा, यहाँ जो लिखा है वी होप दैट, वी होप और दैट, रुकिए, एक यहाँ पे मामला थोड़ा कम से कम कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं इसको क्लियर करके तब बताता हूँ आपको। ठीक, एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यहाँ भी आई, बी वी क्या हो गया सब्जेक्ट, होप क्या हो गई वर्ब, और क्या होप करते हैं हम, ये क्या है, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, वी सब्जेक्ट, होप वर्ब, और क्या होप करते हैं वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब इतना बड़ा ऑब्जेक्ट पहले ले जाके पैसिव बनाएंगे नहीं, तो चूंकि ये पूरा का पूरा वाक्य है इसलिए इसके बदले में क्या ले लेंगे, इट ले लेंगे, तो इट कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और होप चूंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सिंपली क्या हो जाएगा, इट इज होप्ड, क्या होगा, इट इज होप्ड बाय अस, नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। फिर दैट लगाओगे, दैट के बाद इसके अंदर वाले में भी आपको ये वाला जो है ये इसको भी पैसे बनानी पड़ेगी, द मैच विल बी वन। ठीक, तो पहले इट इज होप्ड ढूंढो, इट इज होप्ड ये दिया है, इट इज एक्सपेक्टेड दिया है, इट इज होप्ड दिया है, इट इज श्योर लिखा है, दो बचे। अब इसमें लिखा है कि द मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया शैल बी वन बाय अस, और यहाँ क्या लिखा है, द मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वाज वन बाय अस, तो वाज क्यों लगाओगे भैया, विल सेल होना चाहिए ना, कहाँ से वाज आ जाएगा। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया ना कौन सा आंसर होगा, पहला वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19 में फिर वही खाली जगह भरनी है। क्या भरना है खाली जगह में, एंटोनीम किसका, अंडरलाइंड वर्ड का। लिखा है द फ्लो ऑफ द रिवर इज वेरी रैपिड। नाउ रैपिड का मतलब क्या हुआ, नदी का बहाव बहुत तेज है, मतलब बहुत फास्ट है। लेट्स गो इन व्हेन इट्स अ लिटिल डैश, तो तब चलेंगे जब ये थोड़ा सा क्या हो जाए, तो इस रैपिड तेज का अपोजिट क्या हो जाएगा, स्लो। अभी बहुत तेज है
तब चलेंगे जब इसका बहाव, जब इसका फ्लो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो कम के लिए क्या लगाओगे, फास्ट तो होगा नहीं, क्विक नहीं होगा, डिले होगा कि स्लो होगा, तो स्लो होगा, ठीक है ना। डिले टाइम के लिए होता है, देर होना, और स्लो स्पीड के लिए होता है। तो यहाँ स्पीड का सेंस है ना, नदी का फ्लो जो है वो बहुत रैपिड है, मतलब स्पीड हो गई। तो स्लो हम किस में लगाएंगे, स्पीड के लिए। जो डिलेड है वो किसके लिए लगता है, टाइम के लिए लगता है, ठीक है ना। क्लियर, अब कोई डाउट तो नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करना है, आपको बताना है ये जो वर्ड दिया है ना फ्लंग, फ्लंग का साइनोनिम। तो फ्लंग क्या है बेटा, एक्चुअली ये थर्ड फॉर्म है किसकी, फ्लिंग की। फ्लिंग, फ्लैंग, फ्लंग। फ्लिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को फेंक देना, लापरवाही से कहीं पटक देना, या मतलब ऐसे कहीं जा रहा है ये फेंक दिया ऐसे उठा के, ऐसे ही फ्लिंग करना होता है। क्लियर, तो फ्लिंग, फ्लंग, फ्लंग होता है। इसी का आपको साइनोनिम ढूंढना यहाँ से। द एंटरप्रेन्योर्स इनोवेटिव स्ट्रेटजीज प्रोपेल्ड, प्रोपेल्ड ही होगा यही, प्रोपेल्ड हिज स्टार्टअप टू सक्सेस, मतलब क्या, वो पुश किया, धक्का दिया, आगे बढ़ाया, ठीक है। तो ये प्रोपेल्ड के लिए हो जाएगा, थ्रो कर दिया, एकदम से पुशअप कर दिया। क्लियर, तो 20 वाले में हमको क्या मिला, क्वेश्चन नंबर 20 का 4, ये रहा आपका प्रोपेल्ड, बाकी और कोई फिट नहीं हो रहा। अब आ जाओ 21 से 25 तक में। 21 से 25 में वही एक कहानी है, एक बड़ा सा पैसेज या छोटा सा पैसेज, कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया, अंडरलाइन कुछ लोगों को कुछ वर्ड्स की जगह पर खाली जगह दी गई होगी, और आपको ये बताना है कि इन ब्लैंक्स की जगह पर सुटेबल वर्ड क्या लगेगा, उसके लिए आगे 4 ऑप्शन होंगे। चूँकि पैसेज बड़ा है, 2 पेज ले लिया है। चलो पढ़ते हैं सबसे पहले इसको। तो लिखा हुआ है इसमें कि प्रिमिटिव कल्चर्स, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिमिटिव कल्चर। देखो प्रिमिटिव कल्चर का मतलब होता है एकदम प्राचीन, जब हम हाथों में पत्थर लेकर के जंगली जानवरों के पीछे पीछे दौड़ा करते थे, आदिम काल है, हो गया पाषाण काल समझो। तो प्रिमिटिव कल्चर्स आर दोज दैट एग्जिस्ट इन सोसाइटीज दैट हैव नॉट येट डेवलप्ड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और कॉम्प्लेक्स सोशल डैश। मतलब समझे प्रिमिटिव कल्चर क्या होगा, मैंने प्रिमिटिव का मतलब बता दिया। प्रिमिटिव कल्चर का मतलब हुआ कि वर्तमान समय में इस 21st सेंचुरी में भी वो कल्चर्स, वो संस्कृतियां जो आज भी जंगलों के भीतरी वाले हिस्से में उसी तरह रह रहे हैं जैसे हम पाषाण काल में रहते थे। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो जनजातियां हैं अंडमान में, तो वो अभी भी उसी तरह से रहती हैं पुराने तरीके से। उसमें अभी भी बहुत ऐसे हैं, मतलब 80% लोग ऐसे हैं जो कपड़े नहीं पहनते हैं, ऐसे ही पत्ते वत्ते लपेटे रहते हैं, ठीक है। अभी भी उनके पास सब वो नहीं है, मतलब पुराने जैसे पढ़े होंगे पाषाण काल के बारे में वैसे रहते हैं लोग, ठीक है। चलो तो कॉम्प्लेक्स ये इन्होंने कहा टेक्नोलॉजी, जो एडवांस टेक्नोलॉजी से तक उनकी पहुंच नहीं है, ठीक। दीज कल्चर्स आर ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय देयर क्लोज रिलेशनशिप विद द नेचुरल वर्ल्ड। इनकी ये जो कल्चर हैं, इनको हम इनकी जो विशेषता बताते हैं, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, उसमें क्लोज रिलेशन होता है इनका नेचर के साथ, ठीक। डिस्पाइट बीइंग कंसीडर्ड प्रिमिटिव, इनको हम प्रिमिटिव कंसीडर तो करते हैं। दीज कल्चर्स हैव अ रिच हिस्ट्री एंड यूनिक वे ऑफ लाइफ, इनकी एक रिच हिस्ट्री है, इनका एक यूनिक वे ऑफ लाइफ है। दैट इज डैश स्टडीइंग एंड प्रिजर्विंग, ठीक है, जो कि स्टडी करने के लायक है और प्रिजर्व करने के लायक है। तो यहाँ पे वर्थ लगा सकते हैं WRTH। दीज कल्चर्स ऑफन हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट, ये जो कल्चर्स हैं, जो प्रिमिटिव कल्चर्स हैं, जो जंगलों में आदिवासी रहते हैं, इनका एनवायरनमेंट के बारे में अच्छी समझ होती है इनको, और उनकी जो एनवायरनमेंट की जो साइकिल होती है, और एंड दे हैव डेवलप्ड इंट्रिकेट सिस्टम्स ऑफ नॉलेज, ठीक है ना। प्रकृति के साथ इनका जो प्रकृति का नॉलेज है, उसके साथ इन्होंने बहुत इंट्रिकेट सिस्टम डेवलप कर रखा है। एंड बिलीव, और ये मानते हैं कि दैट आर क्लोजली टाइड टू नेचर, वो जो उनका नॉलेज है वो नेचर से बहुत ज़्यादा क्लोज है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए इंडिजीनस कल्चर, इंडिजीनस मतलब होता है स्वदेशी, जो अपने ही देश में पली बढ़ी हैं, बाहर से आई हुई नहीं है। इंडिजीनस कल्चर्स, स्वदेशी। आगे लिखा है कि अमेजन रेन फॉरेस्ट हैव एंड डैश नॉलेज ऑफ द मेडिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लांट्स एंड द साइकिल्स ऑफ द सीजन, जो सीजन बदलता है, जो ऋतुएं बदलती हैं उनके बारे में,
और जो बहुत सारे पौधे हैं, प्लांट्स हैं, उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी के बारे में वो जो अमेरिका के अमेजन के जंगलों में रहते वाले लोग हैं उनको बहुत अच्छी समझ है इन चीज़ों की। आगे लिखा है कि विच दे यूज टू सस्टेन देमसेल्व्स इन एंड देयर कम्युनिटीज, और अपने इस नॉलेज को जिसे जो पौधों के मेडिसिनल प्रॉपर्टी के बारे में वो जानते हैं, इससे वो अपने लोगों का इलाज करते हैं, अपने आप को सर्वाइव करते हैं, सस्टेन करते हैं। आगे लिखा है कि अनदर इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट इज दैट, इस इन कल्चर्स का एक और आस्पेक्ट ये है कि दीज कल्चर्स ऑफन हैव कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ किनशिप, इनका जो किनशिप होता है, किनशिप मतलब होता है नातेदारी, रिश्तेदारी, और सोशल हायरार्की मतलब जो समाज में ऊंच नीच वाला, ऊपर नीचे छोटा बड़ा वाला जो श्रेणी है, उसके बारे में इन लोगों का बड़ा ही एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। डिस्पाइट द मेनी चैलेंजेस दैट प्रिमिटिव कल्चर्स फेस, बहुत सारी चुनौतियाँ जो प्रिमिटिव कल्चर्स जिनका सामना करती हैं, जिनमें इंक्लूडिंग द डैश ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है ना। तो इंक्लूड, अब इसमें क्या है, ये क्या हो रहा है इनके साथ, इंक्लूडिंग द, उन चुनौतियों में शामिल है डैश ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज और एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, जो एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है, और दीज कल्चर्स हैव एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन एक्सपेरिमेंट, जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है, जो इतिहास कह सकते हो जिसको, उसको समझने में भी इन कल्चर्स का बहुत बहुत बड़ी भूमिका है। इन कल्चर्स को जब हम स्टडी करते हैं तो हमें अंदाज़ा लगता है कि पाषाण काल में इंसान कैसे रहता रहा होगा। आगे लिखा है कि एंड देयर ट्रेडिशंस एंड नॉलेज हैव द पोटेंशियल टू इन्फॉर्म एंड एनरिच आवर मॉडर्न लाइफ्स, ठीक। चलिए, तो ये आदिम कल्चर के बारे में लिखा हुआ है। इसमें हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। पहले वाले में दो थे, पहले में क्या है, बॉर्डर्स लिखा हुआ है, तो बॉर्डर का मतलब सीमावर्ती हो गया, बॉर्डर्स हो गया, आउटलाइंस हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, कॉन्फ़िगरेशन हो गया, एक चीज़। और दूसरा में क्या, इम्पोर्टेंट है और सिग्निफिकेंट है, ट्राइवियल है, वर्थ है। तो मैंने इसके लिए वर्थ बताया ही था आप लोगों को, ठीक है। तो पहले जो पहले पेज में है दो, उनको करते हैं हम लोग फिलर नंबर 21 को। तो देखो फिलर नंबर 21 में एक बार क्लियर कर दो इसको, नहीं तो बहुत गंदा दिख रहा है ना, आप समझ नहीं पाएंगे, फिर इसी में हम बताते चले जाएंगे। एक पहले से ही लिखा हुआ है, उसी के ऊपर फिर लिख देंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे आप 20 वाले में, 21 वाले में, तो एक बार फिर से पढ़ के देखो। प्रिमिटिव कल्चर्स आर दोज दैट एग्जिस्ट इन सोसाइटी दैट हैव नॉट येट डेवलप्ड एडवांस्ड, ठीक है, नॉट येट डेवलप्ड, जिन लोगों ने अभी तक एडवांस टेक्नोलॉजी या कॉम्प्लेक्स सोशल डैश नहीं डेवलप किया है। तो कॉम्प्लेक्स सोशल डैश क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सोशल होल्डर या कॉम्प्लेक्स सोशल बॉर्डर नहीं डेवलप किया है, या कॉम्प्लेक्स सोशल आउटलाइन की है, या कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर, हाँ ये होगा। वो प्रिमिटिव कल्चर्स हैं जिन्होंने आज के तरह के लोगों की कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर नहीं लिया, उनका वही जंगलों में रहने वाला सिंपल स्ट्रक्चर है। ये कॉन्फ़िगरेशन भाई देखो, कोई मशीन नहीं है, वो समाज का कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा, समाज का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। चलिए दूसरे वाले में आ जाओ, दूसरे फिलर में क्या लगाना है, यहाँ पे ये वाला है दूसरा वाला फिलर, ठीक है। तो यहाँ क्या लगाना है हमको, इन्होंने कहा कि डिस्पाइट बीइंग कंसीडर्ड प्रिमिटिव दीज कल्चर्स हैव अ रिच हिस्ट्री एंड अ यूनिक वे ऑफ लाइफ दैट इज, जो कि डैश स्टडिंग एंड प्रिजर्विंग, जो कि स्टडी करने और सुरक्षित संरक्षित प्रिजर्व करके रखने योग्य है। तो के योग्य है, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, वर्थ लगाएंगे, अभी मैंने बोला भी था। तो दूसरे वाले के लिए हम क्या लगा रहे हैं, उसके लिए लगा रहे हैं प्रिजर्व करने के योग्य है, तो क्या करोगे, वर्थ लगाओगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट के बाद वर्ब की एनजी फॉर्म नहीं लगती ना, जो लगा है वर्ब की एनजी फॉर्म किससे बना है, तो वर्ब की एनजी फॉर्म किसके साथ लगती है, इसी वर्थ के साथ वर्ब की एनजी फॉर्म लगती है। वर्थ ईटिंग, वर्थ रीडिंग, वर्थ लिविंग, इस तरह से होता है। तो थर्ड वाले में क्या करोगे, एक दिया है एक्वायर्ड, एक है इंटीमेट, इंटीमेट मतलब बहुत क्लोज घनिष्ठ होता है, एक्वायर्ड होता है, एस्टिमेटेड होता है, और गेंड होता है। तो रिलेशन के लिए ये वर्ड लगा हुआ था, ध्यान रखिएगा। थर्ड वाले पे भी आते हैं, आपको दिखाते हैं। ये एक बार मैं क्लियर कर लूँ फिर बताऊँ आपसे। तो ये रहा आपका थर्ड वाला, ठीक। ये थर्ड वाले में क्या है कि अमेजन रेन फॉरेस्ट हैव एन डैश नॉलेज ऑफ मेडिकल प्रॉपर्टीज, ठीक, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लांट्स एंड द साइकिल ऑफ
सीजन्स, जो जलवायु का चक्र होता है, ये भी उन लोगों को पता है। अब ये नॉलेज के पहले क्या लगाओगे, हैव एंड डैश नॉलेज। तो 23 में हैव एंड डैश नॉलेज के लिए क्या लगाओगे, 23 हैव एन एक्वायर्ड नॉलेज, हैव एन इंटीमेट नॉलेज, हैव एन एस्टिमेटेड नॉलेज या हैव एन नेल नॉलेज। तो काफ़ी नॉलेज होने का मतलब हुआ कि हम इसके लिए क्या लगाएंगे, हैव एन इंटीमेट नॉलेज। इंटीमेट का मतलब चूँकि नेचर के साथ रहते हैं तो इनके पास क्या होता है, बहुत क्लोज, बहुत गहन, बहुत करीबी ज्ञान है इनको, नेचर से बहुत क्लोज रहते हैं ना, तो इसलिए इंटीमेट नॉलेज होगा। एक्वायर्ड या एस्टिमेटेड नहीं होता, परीक्षा एग्जाम होता है तब एस्टिमेटेड होता है, अभी नहीं है, ठीक है। और एक्वायर्ड ज्ञान नहीं, बल्कि क्या है इसमें इंटीमेट नॉलेज, काफ़ी क्लोज नॉलेज है इनको, बहुत गहराई से करीब से पता है इनको। अब ये बताओ कि चौथे नंबर पे क्या लगाओगे, ये चौथे फिगर में एक दिया है माइग्रेशन, एक दिया है पोजेशन, एक दिया है एस्टिमेशन, एक दिया है एंक्रोचमेंट। तो ये एंक्रोचमेंट होगा, जाहिर सी बात है आप जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के लिए वही समस्या है, आदमियों की जब बाहरी कल्चर का एंक्रोचमेंट। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे पढ़ के देख लेते हैं हम लोग। फोर्थ नंबर पे है ना, चलिए ये रहा आपका। इन्होंने कहा कि डिस्पाइट द मेनी चैलेंजेस दैट प्रिमिटिव कल्चर्स फेस, मतलब चुनौतियों की बात हो रही, वो चुनौतियां जो प्रिमिटिव कल्चर फेस कर रही हैं। अब उन चुनौतियों में शामिल है डैश ऑफ मॉडर्न सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन। अब ये एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन एक हो गया, पर्यावरण का पतन हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, और डैश ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी इनकी कल्चर में हस्तक्षेप कर रही है ना, जंगलों में पहुंच के इनको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तो ये इनके डिग्रेड होने का डर बना रहता है ना। मॉडर्न कल्चर इनको क्या कर रही है, इंक्रोच कर रही है, जंगलों में घुस रही है, उसमें रेल लाइन बना रहे हो, सड़क बना रहे हो, पार्क बना रहे हो, दुनिया भर की चीज़ें बना रहे हो, तो इनके लिए खतरा है ना। मनुष्य का इंक्रोचमेंट जो है वो आदिवासियों के लिए, आदिम जातियों के लिए खतरा है, ठीक है। तो चौथे में ये आ गया, इंक्रोचमेंट आ गया। अब बताओ पांचवें वाले में क्या लगाओगे। अब यहाँ करना क्या है, देखो लिखा है दीज कल्चर्स हैव एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस, दे ऑफर अ डिफरेंट डैश ऑन द वर्ल्ड एंड इट्स कॉम्प्लेक्सिटीज। वो हमें एक डिफरेंट अप्रोच देती होंगी। तो देखते हैं पांचवें में हमको क्या लगाना है। दे प्रोवाइड अ डिफरेंट, क्या डिफरेंट अप्रोच में बोल रहा था, तो डिफरेंट कंक्लूजन, डिफरेंट ब्लेम या डिफरेंट बायसनेस या डिफरेंट पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव होता है। नज़रिया क्या कहते हैं उसको, नज़रिया, अरे यार लिखने में गड़बड़ हो जाता है, नज़रिया दृष्टिकोण होता है ना, हमारा अपना आउटलुक होता है। तो जो आदिवासी हैं, जो प्रिमिटिव कल्चर हैं, वो दुनिया को समझने के लिए हमको क्या देती है, एक अलग नज़रिया, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देती हैं। बायसनेस, पक्षपात होता है, ये वहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए तो ये 25 क्वेश्चंस हम लोग कर लिए, कौन से सेट के, ये सेट नंबर 26 है भैया, ठीक है। अब बचे कितने हैं आपके, 14 सेट और बचे हुए हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा अपनी राय दीजिएगा, और फिर मिलते हैं हम लोग कल वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।